आज जिस तरह से बजट पेश किया गया बाबर डोगर साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि सब खुश हो जाएंगे, लेकिन सब खुश तो नहीं हुए। एक तरफ कहा जा रहा था जी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 10% इजाफा, लेकिन एहतजाज भी हो रहा था। चले अपोजिशन तो खुश नहीं है, लेकिन अब भी एतराज़ात हैं। हाल तक मैं ये देख रहा था कि वो लोग या वो साफ़ी जो कहते थे जी बहुत ही बुरी कारकर्दगी है, बहुत बुरा है, उन्होंने ये तक कहा कि ये डेवलपमेंट बजट ज़रूर है, ग्रोथ की तरफ जाने की ज़रूर कोशिश की गई है। 900 अरब रुपया पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये सड़कें पुल वगैरह सब कुछ ठेके ठेके मिलेंगे, पैसा आएगा मार्केट में और उससे रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद सब कुछ तो नहीं हुए, तो इमरान खान साहब फिर किस तरह दावा कर रहे थे? समझ साहब, अगर इसका कंपैरिजन पिछले 2 बजट के साथ किया जाए तो फिलहाल उससे ज़ाहिरन बेहतर है, लेकिन बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डाउट्स हैं। मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि IMF के साथ अभी डायलॉग जारी है और बिजली और ये सारा कुछ उसके उस पर जो छूट की टैक्स छूट की बात की जा रही है, उसके साथ साथ जो सब्सिडीज़ हैं उस पर भी अभी IMF के साथ कुछ फाइनल नहीं है। तो पता नहीं कल IMF के साथ जो डेडलॉक है वो कामयाब नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी। उसके साथ साथ एक आपने अभी डेवलपमेंट की बात की है। डेवलपमेंट के हवाले से जो सबसे अहम है, पिछली दफ़ा डेवलपमेंट का 640 अरब रुपये का डेवलपमेंट का बजट था, जिसकी यूटिलाइजेशन जो है वो 450 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने की। मैं पंजाब गवर्नमेंट की आपको मिसाल देता हूँ। पंजाब गवर्नमेंट का 340 अरब रुपये का डेवलपमेंट का बजट था, उसके अगेंस्ट 220 अरब रुपये रिलीज हुए और सिर्फ 160 अरब रुपया जो था वो एक्सपेंडिचर हुए। तो अब इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट का 900 अरब कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट का सुन रहे हैं कि वो 500 अरब होगा डेवलपमेंट का बजट। अब रिवाइज होके पता नहीं कितना जाएगा और इनकी कैपेसिटी है भी कि नहीं कि ये उसको भी खर्च कर पाएंगे कि नहीं। 500 अरब तो मुझे नहीं पता, मैं यकीन से कहता हूँ तमाम बुज़ा नहीं खर्च कर सकता, ये मेरे से आप गारंटी ले लें। फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है या नहीं ये तो अमीर अब्बास साहब या जमीर फरूकी साहब बता देंगे, ठीक है, लेकिन इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उसको लेके आ सकें। उसके बाद आपको तो फॉरेन रिमिटेंसेस जो हैं उन्होंने बचा दिया, अदरवाइज आपकी जो एक्सपोर्ट है वो आपके सामने है। आपकी जो इंपोर्ट है वो अभी भी $50 बिलियन है, आपकी इंपोर्ट जो है वो $22 बिलियन है। डिस्पैरिटी देख लें कितनी ज़्यादा है, उसको आप किस तरह से कम करेंगे उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सर बस अल्लाह ताला इमरान खान पे मेहरबान है, चीज़ें ऐसी हो रही हैं, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो एक्चुअलाइज होती हैं नहीं होती, ये तो ठीक है। अच्छा, हमारे साथ फयाज साहब भी हैं, चेयरमैन आबाद हैं, पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की एसोसिएशन है, पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी एसोसिएशन है जो काम करती है डेवलपमेंट के लिए, रियल एस्टेट में और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। और जिस तरह से हाउसिंग सेक्टर का कहा जाता है फयाज साहब कि इमरान खान साहब ने इस पर फोकस किया, जी कंस्ट्रक्शन को हम बढ़ाएंगे तो इससे तकरीबन 40 से 70 सनतें जो हैं वो चल पड़ती हैं। अब तक उसका इम्पैक्ट नजर आया है और क्या इस बजट में भी आपको नजर आ रहा है कि टैक्स छूट दी जा रही है? सीमेंट सेक्टर में हमने रिकॉर्ड सेल्स देखी हैं, अगरचे महंगाई भी हुई, स्टील ऊपर चला गया, लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इससे भी हमें ग्रोथ मिलेगी, रोजगार मिलेगा और इसमें भी तरक्की होगी? जी फयाज साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है फयाज साहब देखिए ऑलरेडी जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पिछले साल जो जुलाई में एक स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिया गया, तो उस पैकेज के बाद से जी आवाज रही, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्पेशल पैकेज के बाद से आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बड़ी ग्रोथ की है। और इसी ग्रोथ की वजह से आप देखते हैं कि आपको स्टील की जो प्रोडक्शन है उसमें बड़े हाई नंबर्स नज़र आ रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री अगर आप देख लें, इसके साथ साथ अदर टाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह अगर आप देखें तो बहुत हाई नंबर्स नज़र आते हैं। यही वो वजूहत है कि जो स्पेशल पैकेज जो कंस्ट्रक्शन के लिए पिछले साल दिया गया, बट इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो सप्लाई एंड डिमांड के लिहाज से अगर स्टील सेक्टर को हम देखते हैं तो स्टील सेक्टर में जो है प्रोडक्शन में तो नुमाया तेज़ी आई है, लेकिन प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है इजाफा कर दिया गया। उसके पीछे कुछ मकासद हैं, लोकल प्रोड्यूसर अगर उनकी तरफ से हो रहा है तो ये एक इस पैकेज को जो है वो थोड़ा डैमेज कर रहा है कि जैसे ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन है और ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं नया पाकिस्तान में लो कॉस्ट हाउसिंग है तो उस लिहाज से जो है हमें बड़ी ये मुश्किलात नज़र आ रही हैं।
अदरवाइज अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन हर सेक्टर में, हर रीजन में जो है बेतहाशा जो है काम इस वक्त हो रहा है और लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। फिक्स टैक्स रिजीम के हवाले से जो स्पेशल पैकेज दिया गया उसमें भी लोगों ने रजिस्टर्ड कराया और बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है प्रोजेक्ट उसमें जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं। और एट द सेम टाइम जो है अगर हम देखते हैं सेक्शन 111 में अगर हम देखते हैं FBR में, तो उसमें भी छूट दी गई थी और उसमें जो है एक्सटेंशन 30 जून तक हमें मिला है और हम चाहते हैं कि इस एक्सटेंशन को इसमें मजीद और एक्सटेंशन की जाए 1 साल और, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी इसमें मिले। अच्छा, आप 1 साल कह रहे हैं एक्सटेंशन मिले, लेकिन IMF से पहली बड़ी मुश्किल से तो वबा की सूरत हाल थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब खुद कहा कि जनाब जब कोई इस तरह का इम्तिहान आता है, चैलेंज आता है, तो अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो उसकी बिना पर यह सहूलत मिल गई कि जनाब आपसे पूछा नहीं जाएगा पैसा कहाँ से कमाया, बस एज लॉन्ग एज आप आखिर ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आप लगा देंगे तो, ताकि लोग इस तरफ आएँ और फिर रोजगार मिले। लेकिन अमीर अब्बास, मैं देख रहा हूं कि जनाब सिंध के लिए खास तौर पर सिंध को खुसूसी ग्रांट के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर खुश नहीं है। यानी सब बराबर हैं, लेकिन पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए इस तरह से ग्रांट नहीं हमें नजर आ रही। अलग से सबका एक NFC में सबका अपना हिस्सा है, अच्छी बात है। तो 10 अरब रुपया थोड़ा है, क्या आपको कहेंगे इस बारे में? क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब ये तो वज़ीर आज़म ही नहीं है सिंध के और ये तो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, चाहे पानी हो चाहे बजट हो, उसमें सिंध को कुछ दिया ही नहीं जा रहा। तो उनके पास नहीं है, तो वो कहते हैं फिर कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में मुझे दुख होता है, मतलब मुझे वतन से मोहब्बत है और होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए। तो ये कहते हुए मुझे अल्फाज अच्छे लग रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा शहर और वो उस लिस्ट में आ जाए जिसके बारे में कहा जाए कि जनाब ये मोस्ट अनलिवेबल सिटीज़ हैं, उनमें उस लिस्ट में आ जाए, जबकि पीपल्स पार्टी 13 साल से है। तो उनको वफाकी हुकूमत क्यों नहीं पैसे देती? अमीर, बहुत शुक्रिया उसामा साहब। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि 600 अरब इजाफी दिया गया है सूबों को, तो फ़ारूक हबीब साहब जो स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने मुझे करेक्ट किया अभी और उन्होंने मैसेज किया है कि 600 अरब नहीं है, 708 अरब इजाफी दिया गया है सूबों को, जो कि 25% इंक्रीज़ है पिछले साल की निस्बत। तो अब ये हुकूमत के एक वजीर कह रहे हैं, तो मैं इनको ज़ाहिर बात है रद्द तो नहीं कर सकता उस तरह से। ठीक, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मसला है, देखिए पीपल्स पार्टी के पास अब तक जो पैसे आए 1100-1200 अरब से ज़्यादा पैसे डेवलपमेंट फंड की सूरत में, डेवलपमेंट बजट की सूरत में पीपल्स पार्टी को मिले। पीपल्स पार्टी ने उससे क्या किया? अभी हम पिछले घंटे में बात कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें 10 मोस्ट अनलिवेबल सिटीज़ में कराची का शुमार है और हर साल कराची के माथे का झूमर यही रिपोर्ट बनती है। हर साल इस रिपोर्ट में या ये रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट, जो दुनिया की बदतरीन रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें कहीं ना कहीं कराची माशाल्लाह पिछले 13 साल से बिला नागा शामिल हो रहा है। तो जो अब तक पैसे इनको दिए गए, उन पैसों का इन्होंने क्या किया? यानी जो काम खालिसतन लोकल गवर्नमेंट का करने वाला था या सूबाई हुकूमत का करने वाला था, गलियां जो कराची शहर की सड़कों की जो कारपेटिंग है बैसाखियों पर चलना शुरू कर दे, तो फिर उस हुकूमत को शर्म नहीं आती है, उस हुकूमत के लीडर्स को, कि वो फिर बढ़ बढ़ के बातें करते हैं। ये आज सारा दिन आप ट्विटर उठा के देख लें, कराची के जो MPs हैं, MNAs हैं PTI के जी, उन्होंने ट्वीट्स की हुई है कि जी ये वफाकी हुकूमत ने हमें पैसे दिए और हमने फलां बाजार ठीक किया, फलां सड़क ठीक की। ये काम तो करने वाला तो सूबाई हुकूमत का। पिछले साल जो कराची में अर्बन फ्लडिंग हुई है, उसके बाद भी इनके हाथ पांव फूल गए और इनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने क्या करना है। और फिर यहां से प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, वो अपनी काबीना को लेकर जा रहे हैं और कोई 1100 अरब या कुछ पैकेज उन्होंने अनाउंस किया। खैर वो मिला या नहीं मिला एक अलग बात, लेकिन जो खालिसतन सूबाई हुकूमत के मामलात हैं, ये बदतरीन तरीके से नाकाम हो गई है। अच्छा, यानी इस वक्त 13 साल की इनकी हुकूमत के साथ उसामा जी, ये पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट है, लॉन्गेस्ट सर्विंग। आज तक पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को 13 साल अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव हुकूमत करने का हक नहीं मिल सका, और ये दुनिया की भी जो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट्स हैं उनमें शामिल हो गई है ये हुकूमत। अच्छा। अभी भी कहते हैं कि नहीं वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा, वफाक हमें भाई जो तो पैसे तुम्हें मिले तुमने वो तो खर्च करके दिखाओ पहले। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये 18वीं तरमीम का वो कहते हैं ना कि उसके बाद सारा कुछ तो मिल गया, लेकिन उस तरह से शायद पैसे नहीं, वो हमेशा वो हाथ झाड़ लेते हैं कि जी इतने पैसे नहीं मिल रहे। हालांकि सीवेज हो, सेहत का मामला हो, हर चीज़ 18वीं तरमीम के बाद ये सड़कों, पुल, आप जिस तरह कह रहे हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट है, पीने का पानी नहीं मिल रहा,
सफाई का मामला, ये तो वो कहते हैं या लोकल गवर्नमेंट का मसला है या वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत के बीच में है नहीं। लोकल गवर्नमेंट के काम उन्होंने नहीं किए और वफाकी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह जिस तरह कहते हैं। अच्छा जमील फारूकी, जिस तरह से अब भी ये नए वज़ीर ख़ज़ाना है, लेकिन इन्होंने भी मैंने देखा कि माजी की बात ज़रूर की है। बाबर डोगर साहब भी यही कहते रहे कि खुद इनके लोगों से बात हुई PTI के, तो उन्होंने कहा कि जी हमें यही डायरेक्शन है कि हमने अगला इलेक्शन भी 2023 का भी इसी बात पर लड़ना है कि जी ये जब हम 2018 में आए थे तो क्या हालात थे। तो आज वो नजर आई झलक कि वो कह रहे हैं कि जी ये हालात थे, मुल्क दिवालिया की तरफ था, उन्होंने झूठे आदाद शुमार दिए, बिल्कुल तबाह हो रहे थे, मनफी में चली गई थी सनत भी, ज़राअत भी, हमने उसको 3 साल में बेहतर किया है। अब वो कह रहे हैं कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी आ गई है। लेकिन क्या IMF जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना या पाकिस्तान, वो सहूलत देगा कि जनाब आप बिजली जो है उस पर सब्सिडी बढ़ा दें, आप तनख्वाहें बढ़ा दें? वो तो इसके साथ वो कह रहे हैं अपने खर्चे कम करें और अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, टैक्स ज्यादा लगाएं। इन्होंने कहा जी हम मजीद तनख्वाहदार तबके को टैक्स नहीं लगाएंगे, हम दीगर जगहों से आपको टैक्स कलेक्ट करके देंगे। इज इट पॉसिबल? देखिए, पाकिस्तान में आदाद शुमार की हद तक तो बहुत कुछ पॉसिबल है और वो मुमकिनात में आता हुआ हमने देखा भी है और हम देख भी रहे हैं। यानी इस हद तक पॉसिबल था कि 1.5 महीने पहले तक आपके जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना थे या मुशीर ख़ज़ाना थे, वो ये बता रहे थे कि हमें अभी बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, हमारे नंबर्स ठीक नहीं है। और आन की आन में 1.5-2 महीने के अंदर पता नहीं क्या हो गया कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 3.94 तक चली गई, आपके टारगेट्स 4.8% तक चले गए। तो इस मुल्क में मुमकिनात अगर देखी जाए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं उसामा, तो हमें फिर रियलिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हमारे मुल्क का बजट बनाने वाला वो तबका होता है जिसको गरीब तबके से या मुतवस्सित तबके से कुछ लेना देना नहीं होता। 20,000 रुपए तक सबसे कम तनख्वाह मुकर्रर की गई है। अगर मुशीर ख़ज़ाना साहब ये वाले पिछले आले या पिछले 73 साल में जितने आए वो सारे बैठकर 20,000 रुपए कमाने वाले शख्स के घर का बजट बनाकर दिखा दे ना, तो इनको लग पता जाए कि 20,000 रुपए में घर में नहीं 5 लोगों का कुंबा चलता कैसे है। तो ये मजाक नहीं है, ये फैक्ट हमें चेक करने होंगे। अब मुझे थोड़ी देर दीजिएगा, मैं 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आप पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंडिकेटर है जिसको देखा जाता है कि पर कैपिटा इनकम आपकी कितनी जा रही है। 2021 के दौरान आपके मुल्क की पर कैपिटा इनकम $1543 थी, फी का सामग्री $1543 2020-21 में, और 2017-18 में 1652 थी, यानी कम हुई है। हमारी जो तरसीलात ज़र हैं उसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर में भी हम 6.35 से 4.43 की तरफ आए हैं। हम ज़राअत में, जिसको आजकल ये दिखा रहे हैं ना कि हम ज़राअत में 2.77 की तरफ जा रहे हैं और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, इनसे कोई पूछे कि 2017-18 में आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, दैट वाज 4%। हम उससे नीचे आए हैं, हम 2.77% की तरफ आए हैं। अब इस वक्त आपको ये क्या दिखा रहे हैं, आपको ये मुआशी अशारिया बेहतर दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अभी 1 घंटा पहले हमारी यही गुफ्तगू चल रही थी, मैं 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके सामने, आप देखें, आप सारे तज्जियाकार हैं, पुराने एनालिस्ट हैं, जल्दी से मुझे बाबर साहब की तरफ जाना है। मुझे बता दीजिए, गुज़िश्ता रोज तक, बल्कि अभी तक, इस वक्त तक IMF के साथ इनका डेडलॉक बरकरार है। हम सबको पता है कि IMF कहता है कि आप टैक्सेस मजीद बढ़ाइए, आप बिजली के नर्ख बढ़ाइए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आपने गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान मुशीर ख़ज़ाना हफीज शेख साहब की सरबराही में जो कंडीशनल एग्रीमेंट्स IMF के साथ किए थे, उनको पूरा ना करने की पादाश में सैंक्शंस लेने के लिए तमाम तर तैयारी कर रखी है। आपने तो सब अच्छा दिखा दिया ना कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, वो आप कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंप्लीकेशन और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के जो दबाव हैं वो अपनी जगह पर होते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट दी, एक खबर शाया की और मंसूब किया शौकत तरीन साहब से। शौकत तरीन साहब उसकी तरदीद कर चुके हैं, और वो ये थी कि IMF प्रोग्राम इन्फ्लुएंस्ड है और अमेरिका के जरिए इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है अगर पाकिस्तान हवाई अड्डे नहीं देता, बेस नहीं देता अमेरिकन अफवाज को। तो उस सूरत में फिर आप लोग क्या तैयार हैं कि अगर आपने वाकईतन इनकार कर दिया है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, आप लोग तैयार हैं कि आप आने वाले दिनों में जो सैंक्शंस लगेंगी उससे महंगाई बढ़ेगी, उसको अफोर्ड कर सकते हैं? एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सपोर्ट्स। आप कहते हैं, आपने एडमिट किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपने एडमिट कर लिया, एडमिटेंस अच्छी बात है, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर को आपने इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या इकदाम किए हैं?
आप कहते हैं कि हमने छोटी गाड़ियों के ऊपर टैक्स छूट दे दी है, बड़ी अच्छी बात है, 850 सीसी गाड़ियों के ऊपर टैक्स छूट दे दी, लेकिन आपके अपने अहदाफ हैं कि आपकी जो सड़कें हैं वो उतनी गाड़ियों को ही अफोर्ड कर सकती हैं जितना आप मैं तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि हर पाकिस्तानी के पास गाड़ी हो 850 सीसी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं सड़कों पे उनको चलाएंगे, इन्हीं सड़कों में फ्यूल कंजप्शन होगी, यहीं पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मामला आएगा, उधर आपके गोल्स हैं इन्वायरमेंट को बेहतर करने के, तो मतलब समझ में नहीं आती कि लोग करना क्या चाह रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप कहते हैं जनाब कि हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, $26 बिलियन 29 का हदफ है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। क्या रेमिटेंसेस फिलिपाइन के नहीं बढ़े? क्या रेमिटेंसेस बांग्लादेश के नहीं बढ़े? उसामा मुझे एक और पॉइंट ऐड करने दीजिएगा, एक और पॉइंट। महंगाई की बात की जाती है, जब भी महंगाई की बात करते हैं ना हम लोग, तो हमें कहते हैं कि जी दूसरे मुल्कों में क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई बढ़ रही है। मेरा सवाल यह है कि आप जाकर चेक कर लीजिए स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि क्या इंडिया में पाकिस्तान से 6 गुना महंगाई कम नहीं है? क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान से 4 गुना महंगाई कम नहीं है? क्या मालदीव में पाकिस्तान से महंगाई कम नहीं है? और महंगाई आज से कम नहीं है, आप 2002 के स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, महंगाई उस वक्त भी इंडिया में कम थी, महंगाई उस वक्त भी बांग्लादेश में कम थी। तो ये जो सब अच्छा की बात है, एक और बड़ी बात उसामा, एक और बड़ी बात, अच्छा पाकिस्तान जो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के खाने पीने की सलाहियत में 15% इजाफा हुआ है। बिल्कुल ठीक मतलब अंदाजा कीजिए इनके मतलब माफौकल फितरत आदाद शुमार के ऊपर सलाम करने को दिल पेश करता है। अच्छा, आप देखिए कि 15% इजाफा दिखा रहे हैं और एक्चुअल में आप अपने इर्द गिर्द लोगों से जाकर पूछे क्या उनकी कुव्वत खरीद बढ़ी है या कम हुई है।